हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री प्रॉपरली स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर मैंने आपको बहुत अच्छे डीपली डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाया, उसकी डिटेल्स आपको पढ़ाई। उसकी लॉ के होते हैं, लॉ के रूल अभी लिखा दिए हैं, और उसके बाद उसके टाइप्स बताना है कि उसको बैलेंसिंग कितने टाइप्स की जाती है। ठीक है, बैलेंसिंग कितने टाइप्स की जाती है। तो बैलेंसिंग अब हम चल रहे हैं स्टार्ट करने अपने क्लास को। तो बैलेंसिंग मैंने 2 टाइप्स की हम बता रहे हैं आपको, 2 टाइप्स की जाती है। कितने टाइप्स की जाती है? 2 टाइप्स की जाती है। एक क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्रायल मेथड आपको मैंने ये पढ़ा है, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसका मतलब क्या है कि अब इसमें इसका रूल क्या होगा, इसमें कुछ अलग बातें होंगी। तो इसको जो ये मेथड होता है, इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए हमें उस केमिकल रिएक्शन मुझे क्या करना होगा, पहले वर्ड इक्वेशन होगा, पहले उसको हम क्या करेंगे, पहले मुझे उसको वर्ड में राइट करना होगा। किस में राइट करना होगा? वर्ड इक्वेशन। लिखो, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में लिखा जाता है, उसको लिखो रिएक्शन में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखो। क्या करें? केमिकल इक्वेशन लिखो। ओके, फिर इसके बाद हम उसके सिंबल्स लिखें। सिंबल्स क्या हैं? सिंबल क्या है उसके बारे में हम लिखें। ठीक है, सिंबल के बारे में, सिंबल्स एंड उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले के बारे में लिखेंगे। फॉर्मूला लिखो। और फॉर्मूला लिखने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको जो वो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, उसको मुझे एक बॉक्स में उसको बंद करना होगा। ठीक है, उसको बॉक्स को बंद करने के लिए उसको बॉक्स बना दो। ठीक है, बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ। ठीक, बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट मेरा जो स्टेप होगा, फर्स्ट मेरे ये पहले हम इसको अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले में। सेकंड जो होगा उसको केमिकल इक्वेशन उसका हम लिखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड जो होगा उसका जो सिंबल्स होंगे उसको मुझे राइट करना होगा। फिर जो मेरा फोर्थ होता है, लिस्ट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। मतलब दैट मीन्स आप समझो कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट के जो एटम हैं उनके जो नंबर हैं उनको लिख डालो। मतलब जो मेरी एक रिएक्शन हुई है, रिएक्शन में मेरे जो कंपाउंड के बाद जो एटम है, जो मेरी एलिमेंट है, एलिमेंट के जो एटम है मुझे उसको राइट करना है। ठीक है, उसके जो एटम है मुझे उसको राइट करना है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि जो लिस्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके जो नंबर ऑफ एटम है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों साइड की बातें कर रही हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड की जो एटम है, सॉरी जो एलिमेंट है उनके जो एटम नंबर है उनको मुझे राइट करना होगा। फिर इसके बाद अब इतना बात आपको समझ में आ गई ना, आगे चलें। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, उस नंबर को चूज करेंगे। चूज करो कि वो होने वाला जो फॉर्मूला, मेरा जो फॉर्मूला है जिसमें जो एलिमेंट है नंबर सबसे ज़्यादा हो, जिसको हम चूज करेंगे उस एलिमेंट को हम मैं लिख दे रही हूँ ऐसे, मतलब समझा दे रही हूँ, आप समझ जाइए कि जो नाउ चूज करो, चूज होने वाला
चूज वो फॉर्मूला नाउ, चूज वो फॉर्मूला आप चूज करो, वो वाला फॉर्मूला आप चूज करें, चूज करो जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो कि जो उस एलिमेंट को आप चूज करो जिसमें क्या हो, जिसमें एलिमेंट का नंबर सबसे ज़्यादा हो, जिसमें एलिमेंट नंबर सबसे ज़्यादा, हो, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे क्या, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम उसमें भी वो एलिमेंट चूज करेंगे। अब इतना मेरा कंफर्म हो गया कि हम उस एलिमेंट को चूज करेंगे जिसमें उस फॉर्मूले उसको जो एलिमेंट नंबर सबसे ज़्यादा होता है, जो नंबर ऑफ एटम हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो नाउ चूज़ वो एलिमेंट को हम चूज़ करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। फिर इसके बाद है कि उस फॉर्मूला मतलब उसमें जो फॉर्मूला है उसमें भी वो एलिमेंट चूज़ करो जिसमें एटम्स सबसे ज़्यादा हो, समझ रहे हो। उस फॉर्मूले में भी वो एलिमेंट चूज़ करो, उस फॉर्मूले में भी वो एलिमेंट चूज करो, उस फॉर्मूले को भी चूज करो जिसमें जो एलिमेंट है उसका जो नंबर ऑफ एटम है सबसे ज़्यादा हो। मैंने आपको पहले बताया था कि जो नंबर ऑफ एटम है उस एलिमेंट को चूज करो जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो, ठीक। अब इसको समझाएंगे हम आपको आगे। अब हम क्या करेंगे, Fe जैसे FeO3 है प्लस H2SO4 आपको दे दिया जाए प्लस K2Cr2O7 दे दिया जाए हो, और एलिमेंट के नंबर एटम का बैलेंस करो, एलिमेंट के जो नंबर हैं एलिमेंट के नंबर एटम को बैलेंस करो और बैलेंसिंग सॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग सॉर्ट होनी चाहिए। बैलेंस तो करो लेकिन बैलेंसिंग आपकी बैलेंसिंग जो वो बिल्कुल सॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब समझ गए इतनी बात, आगे चलें। हाँ, और लास्ट में क्या करना, चेक भी कर लेना यार से, चेक। वैसे आप लोग तो दिमागदार हैं, चेक करो उस इक्वेशन को, आप चेक करिए कि वो जो मैंने जो केमिकल रिएक्शन की हुई है उसको चूज करो कि वो बैलेंस हुई है कि नहीं बैलेंस हुई है, ठीक है। ठीक, आगे चलें। ओके, मैंने आपको पीछे बताया हुआ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो मैं आपको इधर लिख दे रही हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। केमिकल रिएक्शन में एप्लीकेबल तभी होता है, केमिकल रिएक्शन में, ये बात समझो, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एप्लीकेबल तभी होगी जब क्या होगा, जब उस केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो। नहीं समझे, हम समझा रहे। ये केमिकल रिएक्शन
में तभी एप्लीकेबल होगा, तभी अप्लाई होगा जब जो केमिकल रिएक्शन के जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होते हैं। लिख दे रहे हैं, ठीक है, मैं इसको राइट कर रही हूँ। इसमें क्या है कि एप्लीकेबल तभी होगा, एप्लीकेबल तभी होगा, एप्लीकेबल तभी होगा, तभी होता है जब उस केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो। केमिकल रिएक्शन में एप्लीकेबल वो तभी होगा जब तभी होता है जब जो केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन है वो दोनों साइड क्या हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, ये लॉ तभी उसको आप सही मानेंगे जब उसके जो केमिकल रिएक्शन है, उसके जो केमिकल इक्वेशन है वो दोनों बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। एक जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे मतलब कैसे समझेंगे, अरे भाई जब मेरा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों सेम होते हैं। समझे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको बताया था कि जो मेरा केमिकल एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तब होता है जब रिएक्टेंट एंड जो रिएक्टेंट का टोटल मास जो एक एसेंशियल रिक्वायर्ड कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो समझ रहे हैं आप बात को, नहीं समझे, जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो बैलेंसिंग होती है वो सेम हो, जैसे रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल टू प्रोडक्ट के टोटल मास से, जो इसको बात को समझो, जो एक एसेंशियल रिक्वायर कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन के होता है। ठीक है, जो एक एसेंशियल कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मांग होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। चलो अब हम एग्जाम्पल कर दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है H2O। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझे बात को कि मेरा क्या है, H2 + O2 है। अब मेरा क्या बनाएगा, ये हमें पता है ये H2O बनाएगा। देखो मैंने H2 + O2 लिखा, तो इसको इक्वल टू क्या होगा, मतलब जो मेरा रिएक्शन होगा, ये मेरा दोनों क्या है, रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। जब मेरा दोनों का रिएक्शन होगा तो जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है कि ये प्रोडक्ट मेरा जो वाटर है, ये वाटर मेरा ये H2O पानी बनेगा। लेकिन देखो बैलेंस्ड है रिएक्शन, बैलेंस्ड कहाँ है, H2, हाँ सही है, O2, एक ऑक्सीजन इसमें कम हो रहे हैं, इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा, इसमें एक ऑक्सीजन कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2H है ना, 2H है, इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अभी यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब 2, अगर हाइड्रोजन के सामने अगर हम 2 लिख देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये तो बैलेंस्ड हो गई। और O2 है ऑक्सीजन, O2 मतलब वो O2 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन